Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in the लक्ष्य बैच for Power Electronics Module number 2. और आज वो टॉपिक लेके आ गए हैं बेटा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, दैट इज रेक्टिफायर. जी हां, आज से रेक्टिफायर शुरू करेंगे. पिछला लेक्चर हमारा एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त रहा था, जहां आपके बहुत सारे क्वेरीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए थे सॉलिड कंटेंट के साथ. आपने सीख लिया था क्या होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, क्या होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर. ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए थे और मैं उम्मीद करता हूं आज भी आपको ये सभी बातें याद हैं क्योंकि ये सब काम आने वाला है ना. तो आज बेटा हम क्या करेंगे ना, सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे और मैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे फोकस करने वाला हूं. बहुत मजे से सीखने वाले हैं इस टॉपिक को, बहुत शानदार होगा, मजा आएगा. एक एक चीज को बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर करूंगा ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently working as a director of an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि आप लोग ये देखो, इस चैनल ने गर्दा उड़ा दिया है गेट और ईएससी की तैयारी में. सारा कंटेंट बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दिया है. एक के बाद एक इनिशिएटिव आते जा रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं. अब हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा उस मुकाम पे जहां इस चैनल के हो चुके हैं 2 लाख सब्सक्राइबर. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज. और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस फ्राइडे उस चीज का सेलिब्रेशन भी होगा और इस फ्राइडे आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस भी प्लान्ड हैं. सो एज लॉन्ग एज यू गाइज सपोर्ट अस, वी विल कीप ब्रिंगिंग समथिंग न्यू फॉर यू गाइज. अब देखो यार, इसके अलावा मैं आपको बताऊं हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो यूट्यूब के साथ साथ कहां आते हैं? वो आते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पे भी फ्री इनिशिएटिव्स को अटेंड करो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. और बेटा देखो, मेरी तो सारी स्पेशल क्लासेस यहां पे अपडेटेड रहती हैं, तो यहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो कौन सी क्लास लगने वाली है आपके लिए. बहुत ही जल्द स्पेशल पे भी एक नई सीरीज लेके आने वाला हूं, आपको बहुत मजा आएगा. ठीक है. अदर देन दिस बेटा आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो, जहां पे मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके डाउट्स आंसर करने के लिए डेली मैं टाइम निकालता हूं एट 5 PM डेली फॉर प्लस यूजर्स. और सबसे बढ़िया बात यह बेटा, फीस बढ़ने वाली है 1 जुलाई से, तो आपके पास मौका है, अभी भी 2 से 2.5 दिन बाकी हैं, ज्वाइन कर सकते हो. और मेरे बच्चों, मेरा मशीन्स का कोर्स आ रहा है, मचा देंगे एकदम. अगर आप चाहो तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, जहां ये सारे बेनिफिट्स के साथ मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है स्टडी प्लानर, टीचर्स कंडक्ट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम आपके साथ रहती है जो सारे डाउट आंसर करती है. अब यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिलेगा बेटा 10% का डिस्काउंट. साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप तैयारी करोगे. बिल्कुल कर सकते हो बेटा. लक्ष्य बैच एंड आरोहन बैच का बैच भी आ रहा है जिसमें सिद्धार्थ सर स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क. तो बेटा सिद्धार्थ सर इज EC रैंक 1. वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एकदम नेक्स्ट लेवल पे ला सकते हैं, बस आपको ज्वाइन करने की देरी है. ठीक है. अदर देन दैट बेटा मेरा मशीन का कोर्स आ रहा है प्लस पे, जहां मोर देन 160 आवर्स का कंटेंट है. डेली असाइनमेंट कराया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा और आप डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं. और आपके लिए बेटा कॉम्बैट होगा 4 जुलाई को. तो 4 जुलाई को कॉम्बैट देके आप अंकित ESE कोड से एनरोल कीजिए कॉम्बैट में, और कॉम्बैट जीतने पे यू कैन इवन विन 100% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अदर देन दिस बेटा प्राइजेस बढ़ने वाले हैं फ्रॉम 1 जुलाई, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि आप इस प्राइस हाइक को बीट कर पाएं और गेट में एक बेहतरीन रैंक सिक्योर कर पाएं.
अगर अभी ज्वाइन करते हो बेटा अंकित ईएससी से 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। ठीक है, तो बेटा 2 इयर्स के ले जाओ ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा गो फॉर 2 इयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और मेरे बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे साथ साथ आपको भी। ये चैनल मेरा नहीं है, हमारी टीम का नहीं है, ये चैनल आपका और हमारा दोनों का बराबर है ना। इसीलिए आपके लिए इतने सारे इनिशिएटिव आते हैं। अगर सिर्फ हमारा होता तो ऐसा कैसे होता। चल तो बेटा अनकंट्रोल्ड का क्या मतलब है? अनकंट्रोल्ड का यहां पे मतलब है दैट वी विल ओनली यूज डायोड्स। करेक्ट, ओनली डायोड्स। तो यहां पे सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में क्या होता है? देयर इज वन डायोड बिटवीन द सोर्स एंड द लोड। देयर इज वन डायोड बिटवीन सोर्स एंड लोड। ठीक है, एक डायोड बीच में प्रस्तुत रहेगा। चलो अब शुरू करते हैं आज का सेशन। बेटा ये वाली इमेज थोड़ी सी हमारी बिगड़ गई है मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो हम नई इमेज बना लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं रेजिस्टिव लोड के बारे में। ठीक है, बेसिक से समझाऊंगा एकदम, आप लोगों को ना पूरा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहां पे अब हमें करना क्या है ना, देखो इस यूनिट के अंदर हमें सर्किट एनालिसिस करना है। बेसिकली हमें यह समझना बेटा 2 मिलियन नहीं 2 लाख हुए हैं। 2 मिलियन माने 20 लाख होता है आसमान। अब सुनो मेरी बात, यहां पे अपने को यह समझना है कि कैसे इस सर्किट का एनालिसिस किया जाए। मैं आपको बताता हूं क्या करना होता है बेटा। डायोड सर्किट्स के एनालिसिस में हम एनालॉग के अंदर एक टेक्निक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन सर्किट टेस्ट एंड द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली यूज करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट, क्योंकि यहां पे ज्यादातर इंडक्टेंस होती है। और जब ज्यादातर इंडक्टेंस की बात होती है तो इंडक्टेंस के अंदर करंट इज अ गवर्निंग फैक्टर, और करंट की बात की जाती है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्यू टू हाई पावर we majorly talk about या we majorly discuss inductance. So we use short circuit test. We use short circuit test. ठीक है, यहां पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात होती है। अब सर ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बेटा आइडियल डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? आइडियल डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब बात यह आती है कि शॉर्ट करने से होगा क्या। देखो आपने ना इसको ऐसे दिखा दिया, यहां पे ऐसे जाएगा एनोड करंट। क्या जाएगा? एनोड करंट। अब मैं कहता हूं अगर एनोड करंट पॉजिटिव आया तो आपका डायोड बेटा ऑन माना जाएगा। ठीक है, यानी एजम्पशन इज करेक्ट, क्योंकि डायोड एनोड से कैथोड में अलाउ करता है ना करंट। एजम्पशन इज करेक्ट। और मेरे बच्चे अगर आपका करंट नेगेटिव आया, यानी करंट उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है, तो डायोड बंद हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। और डायोड अगर ऑफ हो गया तो इसे ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसे ओपन सर्किट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है?
थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस ऑन 200K सब्सक्राइबर्स। बहुत जल्द इसका सेलिब्रेशन करेंगे, बट बच्चों अभी के लिए प्लीज फोकस ऑन दिस सर्किट। अब देखो बेटा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं इस डायोड को ना शॉर्ट सर्किट करता हूं। ये किया मैंने। अब मैं आपसे ये कहता हूं बच्चों कि इस सर्किट में करंट कितना जाएगा। आप बोलोगे कि सर सर्किट में तो V और R हैं, V और R हैं, ठीक है। अगर V और R हैं सर्किट के अंदर तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिंपली करंट विल बी V बाय R। तो हम लोग यहां पे बोलने वाले हैं कि एनोड करंट विल बी Vm साइन ओमेगा टी बाय आर, ठीक है। ये करंट आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला, कि बेटा अगर ये करंट पॉजिटिव आया तो डायोड हो जाएगा ऑन, और ये करंट नेगेटिव आया तो डायोड हो जाएगा ऑफ, ठीक है। प्रणीत बेटा, इस प्रॉब्लम का मैं अभी तो इस लेक्चर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता कि आई एम अनेबल टू कोरिलेट ऑल द कॉन्सेप्ट। सजेस्ट क्या करूं, कौन से कॉन्सेप्ट, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसको किससे कोरिलेट करना चाह रहे हो, मतलब इतना जेनरिक क्वेश्चन है जिस पे मैं क्या बताऊं। आप एक बार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखो, उस सब्जेक्ट के बारे में समझो कैसे उसे स्टडी करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, मेरी बात समझना कि अगर IA पॉजिटिव है तो डायोड ऑन होगा ना। अभी यही मैंने आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ाया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगाते रहना। साइन ओमेगा टी अगर पॉजिटिव है, साइन ओमेगा टी पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, साइन होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी मैं कह सकता हूं 0 से पाई, ये कंडीशन आ गई ऑन। एंड व्हेन IA इज नेगेटिव देन डायोड इज ऑफ। अगर बेटा मेरा डायोड ऑफ हो गया, अब तो बल्कि मैं बहुत बेसिक लेवल से आपको लेके चल रहा हूं। अगर आप इंग्लिश वाला कोर्स देखोगे ना, उसमें फिर भी चीजें थोड़ा सा इससे फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि मुझे लगता था इतना तो बच्चे समझ लेंगे, अब नहीं समझते हैं तो और बेसिक से सही, ठीक है। अब ये जो R है ना, इसके अक्रॉस आउटपुट लेना होता है। अगर डायोड ऑफ हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो करंट 0 है, तो V0 विल बी 0। ऐसी सिचुएशन में डायोड का वोल्टेज होगा Vm साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ये वाले लेक्चर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस सीरीज। ऑब्वियसली एवरी ईयर व्हेनेवर आई टीच आई विल कीप ऑन इंप्रूविंग द थिंग्स। हाउ कैन आई टीच द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन? देयर विल बी माइनर डिफरेंसेस, देयर विल बी सम थिंग्स दैट आर बेटर, ओके, इट कांट बी एग्जैक्टली द सेम। यहां तक क्लियर है ना सबको? ये जितनी भी बातें मैंने बताई। अब देखो यार, अब हम बनाते हैं वेव फॉर्म, ठीक है। इस बार ना आपको वेव फॉर्म में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे कर रहे हैं ना। पहले मैं बनाऊंगा इनपुट की, फिर मैं बनाने वाला हूं आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद आउटपुट करंट, ठीक है भाई, और इसके बाद डायोड वोल्टेज। चलो जी, अब ना मैं पहले ही यहां पे बेटा, पहले यहां पे मैं पाई 2 पाई मार्क कर लेता हूं, ठीक है। ये मान लो पाई हो गया, ये मान लो ऐसे 2 पाई हो गया अपना,
ये हो गया अपना 3 पाई। ठीक है, ये जो वेवफॉर्म है ना, ये टाइम के अगेंस्ट ना प्लॉट करके हम लोग किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, एंगल के। तो ये ओमेगा टी चल रहा है। ठीक है भाई, ओमेगा टी। अब क्या क्या ग्राफ बनाने हैं यहां, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज, देन आउटपुट वोल्टेज, देन आउटपुट करंट एंड देन डायोड वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज के लिए और आउटपुट वोल्टेज के लिए ना मैं अगेन आपके लिए लिमिट सेट कर लेता हूं। ये एम्पलीट्यूड की मैंने लाइन सेट कर ली। अब देखो, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज आ जाएगी मेरी साइनोसोइडल, ये आ गई। अब बात है बेटा आउटपुट की, बात है आउटपुट की। अभी आपने मेरे बच्चे मुझसे ऐसा बोला कि सर पाई तक डायोड ऑन रहने वाला है, यही आपने बताया, पाई तक आपका डायोड ऑन रहने वाला है। अगर पाई तक आपका डायोड ऑन रहेगा यानी कि शॉर्ट सर्किट रहने वाला है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप सोचें तो आपको एक क्लियर नजर आना चाहिए कि सर V0 हो जा रहा है Vm साइन ओमेगा टी, यानी जीरो से पाई में V0 और सप्लाई का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनने वाला है। तो V0 और सप्लाई का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनने वाला है। अब पाई से 2 पाई बेटा, क्योंकि डायोड ऑफ कहां होगा, पाई से 2 पाई। कैसे, ये कैसे मालूम चला सर, करंट नेगेटिव कहां होगा, करंट नेगेटिव कहां होगा कि भाई जहां पे साइन नेगेटिव हो, और साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी वजह से यहां पे पाई से 2 पाई में डायोड बंद, डायोड बंद तो बेटा V0 आ जाएगा 0। समझ लो बेसिक से, जब भी चीजें आगे कोरिलेट कर पाओगे। ये लग रहा होगा अभी कि सर रेजिस्टिव लोड तो बच्चों का खेल है, ये तो हम कर ही लेते हैं, है ना। फिर आगे मत बोलना RL वारएल समझ नहीं आया, यहीं से सब शुरू होगा। साइन नेगेटिव होता है बेटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे, तो यहां पे आपका डायोड होगा बंद। अब करंट, एक चीज समझो, रेजिस्टेंस के अंदर करंट होता है V/R, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V/R, यानी जो ग्राफ V का है वही ग्राफ करंट का आएगा व्हेन वी टॉक अबाउट अ रेजिस्टिव लोड। तो करंट का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, बस उसकी हाइट अलग होगी, क्योंकि भाई करंट एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्ट्स में है। तो अगर ये हाइट Vm है, ये हाइट Vm है, तो ये वाली हाइट है Vm/R। ठीक है। अब देखो बेटा, जब डायोड ऑन था तो यहां पे डायोड की वोल्टेज क्या थी, डायोड शॉर्ट था ना, तो डायोड की वोल्टेज थी 0। जब डायोड ऑन था तो डायोड की वोल्टेज थी 0। लो जी 0। अब डायोड तो पॉजिटिव साइकिल में ऑन होता है तो वोल्टेज 0। अब जब डायोड ऑफ है तो सप्लाई के बराबर वोल्टेज है बेटा, डायोड जब बंद है तो सप्लाई के बराबर वोल्टेज है मेरे बच्चे। सप्लाई के बराबर माने ऐसे, यही वाला ग्राफ आ गया यहां, समझ में आया। यहां पे डायोड ऑन था तो शॉर्ट सर्किट, पॉजिटिव साइकिल में ऑन था तो शॉर्ट सर्किट, और नेगेटिव साइकिल में बंद है, नेगेटिव साइकिल में बंद है, इसीलिए ओपन सर्किट। तो वहां पे क्या आ रहा है, Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चों देखो, ये सारी चीजें यहां से क्या क्या सीखने मिला, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, पहले हमने यहां से क्या क्या सीखा, और मेरे बच्चों लेक्चर पे ध्यान दे लो, मैं क्या पढ़ाऊंगा। सब्सक्रिप्शन में सिंगल सब्जेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 लाख सब्सक्राइबर, उसके चक्कर में रेक्टिफायर मत उड़ा देना इन सब बातों में। अब देखो क्या क्या सीखे, 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट,
for R load V naught and I naught have same waveform with different amplitude. करेक्ट ये हो गई भाई बात। अगली बात ये है, डायोड डज नॉट अलाउ नेगेटिव करंट, ठीक है, एंड हेंस फॉर आर लोड I naught as well as V naught cannot be negative। समझ रहे हो भाई? देखो I naught तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, डायोड अलाउ ही नहीं करेगा, लेकिन आर लोड के अंदर V naught और I naught का ग्राफ सेम है, इसीलिए V naught भी नेगेटिव नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है कि बेटा यहां पे हो क्या रहा है कि V नॉट और I नॉट का वेव फॉर्म सेम है। अब I नॉट तो नेगेटिव नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज डायोड नेगेटिव करंट अलाउ नहीं करता, लेकिन यहां V नॉट भी नेगेटिव नहीं जा पाएगा क्योंकि V नॉट और I नॉट का ग्राफ सेम है। ठीक है, अगली बात क्या सीखे कि जब डायोड ऑन होगा तो शॉर्ट होगा, तो डायोड की वोल्टेज होगी 0, और डायोड जब ऑफ हो रहा है तो यहां ओपन हो रहा है, इसीलिए डायोड की वोल्टेज हो रही है सप्लाई के बराबर। इतनी बातें समझ आ गई? अब देखो कुछ पैरामीटर्स मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूं। रिवर्स कंडक्शन मोड डायोड में कब पढ़ लिया? रिवर्स कंडक्शन। चल अब सुनो मेरी बात, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम बेटा इधर उधर की बातें करने में, प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर। मैं आपको फिर यही चीज समझा रहा हूं, अजय, राम दर्शन, प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर। अब देखो कुछ पैरामीटर्स क्या क्या यहां से समझ सकते हो। जैसे पहला एक्सटिंक्शन एंगल। अब सर ये क्या है एक्सटिंक्शन एंगल? बेटा एक्सटिंक्शन एंगल होता है, बीटा से शो करते हैं, इसका मतलब होता है किस एंगल पे करंट जीरो हुआ। द एंगल एट विच I naught becomes 0, or we can say device turns off। भाई एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक्सटिंक्ट होना। एक्सटिंक्ट कब होगा? जब डिवाइस बंद हो जाएगी या करंट जीरो हो जाएगा। तो इस केस के अंदर बेटा देखो करंट रुका कहां पे है? पाई पे आके जीरो हुआ है ना। तो इन दिस केस फॉर आर लोड बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू पाई। दूसरा होता है बेटा यहां पे कंडक्शन एंगल, उसे दिखाते हैं गामा से। क्या होता है दूसरा? कंडक्शन एंगल, इसको दिखाया जाता है गामा से। ये क्या होता है? द एंगल, द ड्यूरेशन, द एंगुलर ड्यूरेशन for which diode conducts, for which diode conducts। अब देखो बेटा अगर ड्यूरेशन की बात की जाए, अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो डायोड यहां से यहां तक कंडक्टिंग था, है ना। और ये कंडक्शन एंगल कितना हो गया हिसाब से? पाई। कंडक्शन एंगल कितना हो गया हिसाब से? पाई। और कंडक्ट्स इन वन साइकिल कह सकते हो, यानी 2 पाई की ड्यूरेशन में कितने एंगल के लिए ये
कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये दो पैरामीटर तो हमें सीधा ग्राफ से दिख रहे हैं, ये दो पैरामीटर तो हमें सीधे ग्राफ से दिख रहे हैं, एक्सटिंक्शन एंगल और कंडक्शन एंगल। ठीक है, एक्सटिंक्शन एंगल और कंडक्शन एंगल, ये दो पैरामीटर हमें ग्राफ से नजर आ गए। अब इसके बाद ये देखो, अगला होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज लास्ट लेक्चर में बताया था, कितनी आ रही है, Vm। माइनस Vm मत बोलना, ये रेटिंग है, ये हमेशा पॉजिटिव देते हैं। तो हम कहते हैं तीसरा पैरामीटर है हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज। Vm, PIV विल बी योर Vm। नेगेटिव मत देना, अगेन बता रहा हूं, नाम में इनवर्स है तो अंडरस्टूड है बेटा नेगेटिव होगा, अंडरस्टूड है नेगेटिव होगा, तो आप क्या लिखोगे, PIV इज Vm। ठीक है, कुछ पैरामीटर तो सीधे ग्राफ से ही दिख गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे जिनसे आप अक्सर खेलते हो, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सर ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे? अब देखो ग्राफ का जो पीरियड है, ग्राफ का जो पीरियड है ना V0 का, वो है 2 पाई। 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हुआ, जो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ वही 2 पाई से भी स्टार्ट हुआ, तो ग्राफ का पीरियड हो गया 2 पाई। तो हम कहते हैं पीरियड इज 2 पाई, जिसमें से ग्राफ सिर्फ 0 से पाई तक आ रहा है, जिसमें से कि ग्राफ सिर्फ आ रहा है 0 से पाई तक। जीरो से पाई तक सप्लाई वाला ही ग्राफ आ रहा है ना, साइन ओमेगा टी तो आ रहा है, तो Vm बाहर निकाल लो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। Vm बाय पाई, ये आ गया Vm बाय पाई। बेटा मैं रोज रोज हाई करके क्या करूंगा बताओ एक एक बच्चे को? अंकित मैं एंग्री नहीं हूं बेटा, देखो ये टॉपिक ऐसा है अंकित जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को। अब यहां पे मेरा एम क्या है कि आप लोग एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझो। अब या तो मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं आपको एक एक चीज एकदम बारीकी से जीरो लेवल से सिखा दूं, या फिर आप लोगों की अनसेंट क्वेरी में सॉल्व करता रहूं, ठीक है। तो दो रास्ते हैं मेरे पास, तो अब आप ये सोचो कि भाई कौन सा रास्ता आप लोगों को चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम्हारा सिलेबस डिले हो या फिर तुम्हारी कोर्स कंप्लीट ना हो तो उससे मेरे को क्या नुकसान है बताओ। अब आते हैं आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। बेटा अभी समझने पे ध्यान दो, जब याद रखने या रटने की बात आएगी मैं कराऊंगा क्या क्या रटना है, ठीक है। पहले प्लीज समझने पे ध्यान दो। मैंने अभी आपको बताया है कि ग्राफ से क्या क्या पैरामीटर हमें समझ आ रहे हैं कि आर लोड में V0 I0 का ग्राफ सेम है, I0 नेगेटिव नहीं जा सकता तो V0 भी नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी प्लीज समझने पे ध्यान दो, जब रटने की बात आएगी तो मैं रटवा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है, बट अभी नहीं। अब V0 RMS में डायरेक्टली निकालता हूं कि साइन का होना चाहिए था Vm/√2, लेकिन ड्यूरेशन है पाई आउट ऑफ 2 पाई। Vm/2, Vm/2, ठीक है। अब देखो चाहते ना तो आप एवरेज भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, वो कैसे? आपको हमेशा बेटा ये याद रखना है कि जब ग्राफ ओमेगा टी के अगेंस्ट बने तो ये जो एरिया होता है ना ये 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू होता है। लेकिन कब? जब ग्राफ ओमेगा टी के अगेंस्ट बने। अगर ग्राफ ओमेगा टी के अगेंस्ट बनेगा तो 2Vm इसका एरिया आएगा, तो एवरेज क्या होगा 2Vm/2 पाई यानी Vm/पाई। तो दैट विल बी अ शॉर्टकट मेथड। हमेशा ध्यान रखो साइन और कोसाइन के
एक लूप का एरिया, पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल का एरिया ट्वाइस द मैक्सिमम वैल्यू होता है, लेकिन कब? व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट ओमेगा टी, तब। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब अगला, नेक्स्ट विल बी योर फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। π/2, ठीक है। वोल्टेज रिपल फैक्टर, देखो कितनी सारी चीजें निकल सकती हैं, कहां तक रटोगे, सोचने वाली बात है। इसीलिए तो कहता हूं रटना इज नॉट द मेथड, चीजों को समझो। रटेंगे वहां जहां डेरिवेशन लंबी लगेगी, है ना, जहां पे हमें ये लगेगा यार इतना कौन एग्जाम के अंदर करेगा, तो रटेंगे। बेटा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का प्री रिक्विजिट नहीं है पावर का प्री रिक्विजिट नहीं है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1.211, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। और पैरामीटर निकाल लेते हैं यार, देखते जाओ कितने पैरामीटर निकल सकते हैं। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, क्या होता है यहां, डीसी पावर बाय एसी पावर, ठीक है, या टोटल पावर कह सकते हो। अब बेटा वी नॉट एवरेज और आई नॉट एवरेज तो लीनियरली रिलेटेड होंगे ना, क्योंकि आई इज वी बाय आर। रेजिस्टिव लोड के अंदर आई इज वी बाय आर, तो आर से आर तो कट गया, तो ये बेसिकली बेटा रेजिस्टिव लोड में फॉर्म फैक्टर का 1 बाय फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर आ गया, 4 बाय पाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या भाई आशुतोष कि Vm/√2 होता है? चल हमें नहीं पता था बेटा। चल ये क्लियर हुआ, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हो गया। अब इसके बाद अगला ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखो सारे फैक्टर निकलवाऊंगा जो लास्ट लेक्चर में बताए थे, और पता है आपको ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये आ भी आपके इसी में सकते हैं रेजिस्टिव लोड में। ये एक्चुअली कोई पूछेगा ना तो रेजिस्टिव लोड के अंदर ही पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछे जाते हैं ये चीजें। अब ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या था भाई? ये था, याद है ना भाई, ये फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में कराए थे, डीसी पावर ओवर सोर्स पावर, ठीक है। अब बेटा एक चीज सोचो, सोर्स और लोड, सोर्स और लोड, सोर्स और लोड अगर इस सर्किट में देखो सीरीज में है, सोर्स और लोड अगर सीरीज में है तो आई एस विल बी आई नॉट,
IS विल बी सेम एज I नॉट। ठीक है, अब यहां पे IS और I नॉट अगर बराबर हैं तो आप क्या कर सकते हो, देखो जरा, V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज बाय VS RMS। IS RMS क्या हो जाएगा बेटा, I नॉट RMS, I नॉट RMS। V नॉट तो है VM बाय पाई एवरेज जो है, ये VM बाय पाई R। अब सप्लाई का RMS कितना होगा, सप्लाई है साइनोसोइडल तो VM बाय √2, और करंट का RMS बेसिकली I नॉट RMS है V नॉट RMS बाय R। ये हुआ VM बाय पाई का स्क्वायर, R से R तो काट दो, बाय VM बाय √2। आउटपुट का RMS कितना है बेटा, VM बाय 2, क्योंकि आधी साइन वेव है तो VM बाय √2 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो बेटा यहां पे VM स्क्वायर होगा तो ये बन गया 2√2 बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा जरा देखें, 0.2864। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे बच्चों ये ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आ गया। आखिरी पैरामीटर क्या होगा, आखिरी पैरामीटर होगा इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर। मैंने इसके अंदर क्या बताया था डिफरेंस बच्चों, मैंने इसके अंदर डिफरेंस बताया था रियल पावर बाय VSR इंटू ISR। अब हम ये जानते हैं रियल पावर इन रेजिस्टेंस is computed using RMS voltage, using RMS voltage। और दूसरी बात ये बेटा कि बाय पावर कंजर्वेशन, क्योंकि आपका डायोड तो आइडियल है, डायोड आइडियल है, इसीलिए बाय पावर कंजर्वेशन इनपुट रियल पावर is same as output real power which is equal to V naught RMS square by R। ठीक है, जब तक डिवाइसेस आइडियल हैं पावर कंजर्वेशन जिंदाबाद। अब देखो V naught RMS का स्क्वायर बाय R, V नॉट RMS कितना है, VM बाय 2 बाय R, VS RMS VM बाय √2, IS RMS है V नॉट RMS बाय R। अभी पीछे ही लिखवाया था ना, देखो यहां पे लिखवाया था ना, IS RMS था I नॉट RMS के बराबर, I नॉट RMS का वैल्यू था V नॉट RMS बाय R, यानी VM बाय 2R था। तो R से R तो फिर कट गया बेटा, ये बना 4 और ये बना 2√2, 2√2 बाय 4 0.707 लैग। हमेशा ध्यान रखना रेक्टिफायर का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है, रेक्टिफायर पैरामीटर सॉरी पावर फैक्टर इज ऑलवेज लैगिंग। आशुतोष बेटा एक कहावत सुनी है तुमने एक कहावत बड़ी फेमस होती है यार, कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो आशुतोष की कश्ती वहां डूब रही है बेटा जहां एक्चुअली सबसे इजी चीज है। आशुतोष को अभी ये नहीं समझ आ रहा आउटपुट RMS क्या है। आशुतोष मेरे भाई ये रही सोर्स की ग्राफ, ये रही आउटपुट की ग्राफ। सोर्स में पूरा साइन है, आउटपुट में आधा साइन है, तो दोनों की RMS तो अलग अलग होगी। यहां है VM बाय √2, यहां मैंने अभी तुम्हें निकाल के दिखाया आधे साइन के लॉजिक से VM बाय √2 पाई बाय 2 पाई मैंने स्केलिंग सिखाया था, तो ये VM बाय 2 आया। अब इसमें दिक्कत कहां से हो रही है, क्यों भाई दिक्कत कहां से हो रही है?
सही है, समझ आया यहां तक? ये सारे पैरामीटर क्लियर हो गए ना? ये सारे पैरामीटर क्लियर हो गए। जितने पैरामीटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखाए थे सब निकाल दिए, लेकिन मैंने यहां डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर की बात नहीं की, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जिसे कहते हैं, क्योंकि उसके लिए ना करंट की फोरियर सीरीज लिखनी पड़ेगी। अब यार इस ग्राफ का ना फोरियर सीरीज लिखना मजाक नहीं है, टाइम लगेगा। ठीक है, इस ग्राफ का फोरियर सीरीज लिखना आसान नहीं है, टाइम लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी क्यों नहीं आया? इवन विद रेजिस्टिव लोड, even with R load power factor is less than 1. ऐसा क्यों? This is due to current harmonics on AC side. जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं ना वो भी पावर फैक्टर को गिराते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि पावर फैक्टर तभी कम होता है जब वोल्टेज और करंट के बीच का शिफ्ट बढ़ता है। हार्मोनिक्स के कारण भी पावर फैक्टर लो हो सकता है। ठीक है, समझ गए? चल अब आ जाओ बेटा आरएल लोड पे। अब सर ये आरएल लोड क्या है? आरएल लोड के अंदर रेजिस्टेंस के साथ साथ एक इंडक्टेंस भी होता है। हाँ, फंडामेंटल पावर फैक्टर यूनिटी आ जाएगा, बट वो निकाल नहीं पाओगे, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे शुभम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आरएल लोड की अगर हम बात करें तो आरएल लोड के अंदर क्या होगा? एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। इसको ऐसे समझ लो जैसे एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है और कॉइल के अंदर इंडक्टेंस भी आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों प्रेजेंट हैं। अब आप देखो, जिसमें ज्यादा मशीन्स की बात करोगे, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एक हाई पावर ब्रांच है। हाई पावर में आप क्या ड्राइव करोगे? मशीन्स वगैरह चलाओगे। मशीन्स के अंदर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो जब भी हाई पावर की बात आती है ना, तो वहां कैपेसिटेंस जो है ना के बराबर हो जाता है। वहां किसकी बात की जाती है? इंडक्टेंस की। वहां किसकी बात की जाती है? इंडक्टेंस की। तो यहां इंडक्टेंस की बात होगी। अब बेटा ये जो डायोड है ना, ये जो डायोड है, इसके अंदर मैंने आपको बताया ऑन ऑफ का फंडा। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया एज्यूम डायोड टू बी ऑन। यही मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लॉजिक से। अब देखो यहां लगेगा बढ़िया वाला नेटवर्क। फिर मैंने क्या बोला? फिर मैंने बोला फाइंड करंट थ्रू डायोड। फाइंड करंट थ्रू डायोड। किस डायरेक्शन में करंट लेने के लिए बोला आपको? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने बोला अगर करंट पॉजिटिव आया तो भैया डायोड होगा ऑन, और अगर करंट नेगेटिव आया तो डायोड हो जाएगा ऑफ। अब बच्चों देखो यहां ना अपनी जो है ना एक तरह से मूड बुद्धि मत लगाना कि एकदम ही चले जाओ कि सर पॉजिटिव में ऑन और नेगेटिव में ऑफ है ना, एकदम सीना चौड़ा करके सर पॉजिटिव में ऑन होता है, सर नेगेटिव में ऑफ होता है। इतना कम दिमाग मत लगाना। इतना इजी होता तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लोग डर के नहीं भागते। आप फंडामेंटल्स पे काम करो। जितनी चीजें डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे उतना फंसोगे। जितना चीजों को बेसिक से समझोगे, चीजें ट्रिवियल भी लगेंगी, समझ भी आएंगी, और उस पर ज्यादा चीजों पे डिस्कस भी कर पाओगे, ज्यादा नॉलेज भी गेन कर पाओगे एकदम। तो आप लोग बेसिक्स पे काम करें। मैंने क्या बताया? डायोड के किसी भी सर्किट का सीधा सीधा फंडा है, डायोड को ऑन मानो, करंट निकालो, पॉजिटिव आया तो ऑन, नेगेटिव आया तो ऑफ। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि ये जो मेरी सप्लाई है दिस इज Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं कि एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल डायोड टर्न्स ऑन। अब भाई डायोड ऑन तो हो गया, लेकिन अब करंट तो सीधा V/R नहीं लिख सकते ना। ठीक है, करंट तो सीधा V/R नहीं लिख सकते, रेजिस्टिव लोड तो नहीं है, रेजिस्टिव लोड नहीं है। तो यू कैन नॉट से दैट करंट इज सिंपली Vm साइन ओमेगा टी
बाई आर, यू कैन नॉट से दैट। और जब आप ऐसा नहीं कह सकते तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉजिटिव साइकिल में ऑन और नेगेटिव साइकिल में ऑफ, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आप ये बात नहीं कह पाओगे, दैट इज द मेजर इशू। तो यहां करंट निकालना पड़ेगा। अब यहां करंट निकालें तो निकालें कैसे, है ना, निकालें तो निकालें कैसे। तो इसके अंदर बेटा जस्ट अ मिनट, इसके अंदर जो है ना अपने को यूज करना पड़ता है एसी ट्रांजिएंट। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज करना पड़ता है, एसी ट्रांजिएंट। तो वी डेराइव करंट बाय यूज ऑफ एसी ट्रांजिएंट्स। ठीक है, अब एसी ट्रांजिएंट किस तरह से यहां पे यूज करोगे। देखो मैंने एसी ट्रांजिएंट, अगर आपने मेरी नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एसी ट्रांजिएंट के अंदर एक तो स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है और एक होती है ट्रांजिएंट वैल्यू। क्या होता है, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट। तो मैं कहता हूं यहां पे आई ऑफ टी इज सी प्लस वी एम बाय मॉड जेड। ये ठीक है, ये क्या लिखा सर, बेटा यहां पे ये है आपका स्टेडी स्टेट करंट जो कि एसी में होता भी। ठीक है, एसी में यही द वोल्टेज बाय फाई, क्योंकि लैगिंग लोड होगा। और ये वाला पार्ट है आपका ट्रांजिएंट। करंट हमेशा दो कंपोनेंट से बनता है, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट। पिछले केस में सिर्फ रेजिस्टिव लोड था, रेजिस्टिव का सर्किट के अंदर कभी भी ट्रांजिएंट की बात नहीं की जाती। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर ट्रांजिएंट की बात होती नहीं है, तो वहां ऐसा कोई टाउ वाउ का फंडा नहीं आया। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि एट t इक्वल टू 0 व्हेन डायोड टर्न्स ऑन, जब डायोड ऑन हुआ बेटा तब I0 माइनस और I0 प्लस दोनों जीरो थे, क्योंकि देखो ऑन होने से पहले डायोड बंद था, ऑन होने से पहले डायोड ऑफ था, जागने से पहले बंदा सो रहा था, तो ऑन होने से पहले ऑफ था तो करंट जीरो था। अब आपका इंडक्टर सडन चेंज तो अलाउ नहीं करेगा, इंडक्टर सडन चेंज तो अलाउ करेगा नहीं। जस्ट अ मिनट गाइस, देखें क्या इशू आ रहा है आप लोगों को। यार इस साइड से तो चीजें सही हैं, है ना। तो देखो डायोड जब ऑफ था तो करंट जीरो था, करंट जीरो था, अब करंट सडनली नहीं बदल सकता। ठीक है, इंडक्टर सडन चेंज अलाउ नहीं करता। अब ये जो इनिशियल कंडीशन है ना, ये मदद करती है सी निकालने में, ये मदद करती है हमें सी निकालने में। यहां पे देखो पैरामीटर क्या क्या है, मॉड जेड है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, फाई है tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। ठीक है, क्या हुआ भाई, आप इस चैनल पे टोटल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे क्या? हाँ, अगर बच्चे आएंगे तो बिल्कुल, नहीं आएंगे तो नहीं। 0 साइन 0 माइनस फाइव। ठीक है, अब साइन माइनस फाइव हो गया माइनस साइन फाइव, यहां पे भी तो जीरो लिखोगे, तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये हो गया साइन फाइव, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस साइन फाइव हो गया ना, तो वी एम बाय मॉड जेड साइन फाइव। ठीक है, ये बन गया वी एम बाय मॉड जेड साइन फाइव। अब यहां पे देखो बेटा क्या होगा,
कि अगर आप आई ऑफ टी की इक्वेशन लिखें तो ये बन गई, सी की जगह ये डाल दो, ये हो गया ना। अब चलो जी, ये बात तो समझ आ गई। अब मैं कहता हूं डायोड बंद कब होगा? डायोड बंद कब होगा? डायोड बंद तब होगा जब करंट नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा। तो मैं कहता हूं डायोड टर्न्स ऑफ व्हेन I tends to become negative, passing through zero। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए जीरो से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, पासिंग थ्रू जीरो, ठीक है, पासिंग थ्रू जीरो। अब यहां पे बेटा हमें क्या पता लगाना है कि करंट जीरो कब होता है? करंट आपका जीरो कब होता है? तो मैं कहता हूं एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा। बीटा क्या है? एक्सटिंक्शन एंगल। बीटा कैसा है आपका? एक्सटिंक्शन एंगल। आई विल बिकम जीरो। एक्सटिंक्शन एंगल पे ही तो करंट जीरो जाता है। मुझे अभी ये पता करना है एक्सटिंक्शन एंगल कितना है, मुझे ये पता करना है एक्सटिंक्शन एंगल कितना है, करंट जीरो कहां जा रहा है। जैसे देखो रेजिस्टिव लोड में क्लियर निकल गया था V/R के हिसाब से कि पाई पे ऑफ हो जाएगा डायोड, लेकिन यहां V/R जैसी चीजें सिंपल नहीं है ना, तो यहां पाई पे तो जीरो होने से रहा, कितने पे जीरो होगा ये मुझे पता लगाना है। तो मैं कहता हूं टाइम कितना है? बीटा बाय ओमेगा। तो I ऑफ बीटा बाय ओमेगा कितना होगा? Vm बाय मॉड Z साइन फाई e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ साइन बीटा माइनस फाइव। ठीक है, ये होगा, या चलो अभी इसको रहने दो, ये होगा इक्वल टू जीरो। तो वी सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड बीटा। अब बेटा ये इक्वेशन ऐसी नहीं है कि हलवे की तरह सॉल्व हो जाएगी, अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। ठीक है, यहां पे हम इक्वेशन को सॉल्व करके बीटा निकालते हैं। अब देखो अगर मैं आपको यहां पे करंट का ग्राफ दिखाऊं, एक्चुअली करंट का ग्राफ कैसा होता है, ये आप लोगों ने ना मुझसे एसी ट्रांजिएंट और पावर सिस्टम दोनों में देखा होगा, अगर मुझसे पढ़े हो तो मशीन में भी देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है ना तो एक बार एसी ट्रांजिएंट यार देख लो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, क्योंकि ये चीजें फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ये वाला जो ग्राफ दिखा रहा हूं ना मैं, ग्रीन वाला, ये है सी ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। इसमें ना एसी करंट को एकोमोडेट करने के लिए Vm बाय मॉड Z जो साइन का एम्पलीट्यूड है वो जोड़ा और घटाया है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये जो आपका डीसी करंट आया था ना, इसके अंदर ट्रांजिएंट वाला ये जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियली डीकेइंग है। अब साइन हो सकता है 1 भी और -1 भी, 1 भी और -1 भी, तो यानी Vm बाय मॉड Z ऐड भी हो सकता है और Vm बाय मॉड Z सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए जो डीसी वाला ग्राफ है इसमें Vm बाय मॉड Z ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर बीच में बनता है बच्चों, किस कलर से बना है देखो, बीच में बनता है आपका ऐसा ग्राफ,
ये लिमिट्स हैं। समझ में आ रही है बात? अब मेरे बच्चों यहां पे समझना, इतने तक तो बात ठीक थी, यहीं तक रहती तो, लेकिन जैसे ही आई ट्राइज टू बिकम नेगेटिव, क्या होगा? डायोड टर्न्स ऑफ, डायोड ऑफ हो जाएगा। तो ये वाला एंगल है बेटा एक्चुअली बीटा जो है ना आपका, बीटा एंगल ये है। अब ये पाई से ज्यादा है। कैसे है पाई से ज्यादा? पाई एंगल ये वाला है। पाई ये वाला कैसे है? क्योंकि देखो यहां पे करंट डीसी के बराबर है, यानी एसी क्या है? एक्चुअली ये भी नहीं है पाई, साइन ओमेगा टी माइनस फाई है ना, बट आप ये याद रखो ये बीटा जो है ना पाई के आगे आता है। अगर आप निकालोगे ना तो ये समझना ये पाई से आगे जाने वाला, ये एग्जैक्टली पाई नहीं है, साइन ओमेगा टी माइनस फाई 0 है, वहां पे है ये वाला एंगल वैसे होगा कितना देखना जरा। अगर मैं ये कहूं कि ये एसी करंट 0 है, एक तो ये 0 किस पे आएगा? फाई पे। एक ये 0 किस पे आएगा? पाई प्लस फाई पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज पाई प्लस फाई। समझ रहे हो? देखो क्या होता है, व्हेन एसी करंट इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू आई ट्रांजिएंट। तो जब एसी करंट 0 होगा तो करंट का जो ग्राफ है वो ट्रांजिएंट के बराबर होगा। अब एसी करंट 0 होने का मतलब साइन ओमेगा टी माइनस फाई का 0 होना, जिसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू हो सकती है फाई, पाई प्लस फाई, 2 पाई प्लस फाई, ऐसे। तो ये वाला एंगल होगा फाई, दिस विल बी फाई एंड दिस विल बी पाई प्लस फाई। अब समझ में आया? तो बीटा पाई से ज्यादा आया ना, ये तो उसके भी आगे है, ये तो उसके भी आगे है, यहां पे बीटा पाई से ज्यादा आता है। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ चमका कैसे सारी चीजें रिलेटेड हैं। जो नेटवर्क में एसी ट्रांजिएंट पढ़ते हो बेटा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर देयर कोर सब्जेक्ट। एसी ट्रांजिएंट को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं पढ़ा है तो भी देख लो, एक ही वीडियो है प्लैनेट गेट पे एसी ट्रांजिएंट पूरा खोल के पढ़ाया है, एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ आ गया बीटा हमें निकालना पड़ता है। तो बेटा ये जो है ना, ये बीटा निकालने के लिए यहां पे करना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जैसे न्यूटन राफसन वगैरह, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। इसीलिए ज्यादातर केसेस के अंदर ना बीटा गिवन रहता है, ज्यादातर केसेस के अंदर बीटा आपका गिवन रहता है। चलो जी, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब यहां पे मेरे बच्चों अगर ग्राफ देखें, उसके बाद लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आरएल लोड से क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न, वो लिखवाऊंगा, चिंता ना करो एकदम। अब यहां भी ग्राफ बनाते हैं और मस्त तरीके से, ठीक है। पहले वी ए नॉट, वी एस वी नॉट, देन आई नॉट, ठीक है, देन डायोड वोल्टेज, ठीक है। चलो जी, अब देखो बेटा सबसे पहली बात समझना, व्हेन डायोड इज ऑन, डायोड ऑन कहां तक है? आपसे कोई पूछे भाई डायोड ऑन कब होता है, आप बोलोगे जब ऑफ नहीं होता, ठीक है। जब ऑफ नहीं होता यानी 0 से बीटा, इस दौरान डायोड क्या होता है? शॉर्ट। डायोड शॉर्ट तो V नॉट इज इक्वल टू वी एस। देखो अभी सब चीजें ना डेरिवेशन करा रहा हूं, अभी सब चीजें डेरिवेशन करा रहा हूं, लेकिन हर लोड की जो नेचर के बारे में मैं बता रहा हूं कि इस लोड के अंदर क्या बातों पे ध्यान देना है। जैसे रेजिस्टिव में मैंने बताया ना V नॉट आई नॉट का ग्राफ सेम होता है, ऐसे अभी मैं आपको RL में भी बताऊंगा। एंड ऑफ द डे यू शुड रिमेंबर दोज पॉइंट्स।
आपके दिमाग में ये होना चाहिए जैसे ही कोई भी लोड आए, जैसे ही मान लो लोड आया आरएल लोड, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए आरएल लोड के अंदर क्या करते थे। आपके या पास आया आरई लोड, तुरंत अगेन स्ट्राइक करेगा आरई लोड में क्या करते थे। इस टाइप से अगर चलोगे तो कभी भी कोई भी लोड कितने ही बड़े कन्वर्टर में लग के आ जाए, आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होगी। क्योंकि देखो मैंने आपको हमेशा बताया था वोल्टेज इज गवर्न्ड बाय द सोर्स, करंट इज गवर्न्ड बाय द लोड। और यहां बेटा ऑन ऑफ डायोड का करंट से देख रहे हैं, इसीलिए यहां करंट को पहचानना बहुत जरूरी है। और करंट किस पे डिपेंड करता है? हमेशा लोड पे। इसलिए लोड के नेचर को समझो, लोड के नेचर को परखो। और अभी कुछ दिन आपको क्या करना है ना, 1-2 दिन जब तक थ्योरी चल रही है इसकी, हर रोज आपको रिवाइज करना है। ये आप लोग पढ़ो, आप लोग समझो, तब तक पढ़ो जब तक ये चीजें दिमाग के अंदर ना बैठ जाएं कि एक एक लोड का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अब समझना, व्हेन डायोड इज ऑफ, इसका मतलब करंट इज जीरो। अब V नॉट ना सिर्फ IR नहीं है, V नॉट है IR प्लस LdI/dt, ये है जीरो, ये है आपका जीरो। सही है। और इस टाइम पे जब डायोड ऑफ होता है तो ये ओपन सर्किट का काम करता है, और V नॉट जीरो हो जाने से डायोड सोर्स और लोड के बीच में है ना, तो ये Vs के बराबर आता है। समझना बात को यार, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन एक चीज समझना, ये V नॉट है, ये Vs है, ये डायोड वोल्टेज है। तो डायोड वोल्टेज तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ना, सोर्स और लोड के बीच में है तो Vs माइनस V नॉट। अब आपने बोला जब डायोड बंद है तो V नॉट जीरो है, तो Vs माइनस V नॉट क्या हो गया? Vs हो गया। अब मैं बना देता हूं भाई यहां पे पाई 2 पाई वाली लाइन। बराबर डिस्टेंस पे बन रही है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा था इस बार तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि ग्राफ तुम्हें बहुत अच्छे से विजुअलाइज होंगे। इस बोर्ड पे काफी सारे फीचर ऐसे होते हैं ना। अभी देखो मैं एम्पलीट्यूड ले लेता हूं सप्लाई का एक, ये एम्पलीट्यूड हो गया मेरे पास। इधर से भी ले लो एक एम्पलीट्यूड V नॉट के लिए, ये हो गया मेरे पास एम्पलीट्यूड। ठीक है, इधर से नेगेटिव में भी ले लो। चलो अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले बनाएंगे Vs, फिर मैं बनाऊंगा V नॉट, फिर मैं बनाऊंगा I नॉट, और फिर मैं बनाऊंगा Vd। अब सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज कैसी होगी? ये तो प्योर साइन है, ये तो प्योर साइन है ना आपकी, ये बन गई सप्लाई वोल्टेज। अब आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में ना अभी वोल्टेज पे ध्यान ना दो, पहले करंट बनाओ, क्योंकि यहां सब कुछ करंट से चलता है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, ऐसे आता है करंट, ये ना जीरो जाता है बीटा पे, जो कि है पाई से बड़ा। अभी प्रूफ किया ना, ये बीटा पे जीरो जाता है जो कि है पाई से बड़ा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, ये कहां पे आती है? एट π/2 प्लस पाई विच इज लेस देन पाई। ये मैक्सिमम वैल्यू आती है पाई से पहले। कैसे? जरा डालो, साइन की वैल्यू 1 कहां होगी? अगर ओमेगा टी को डाला π/2 प्लस पाई तो बन गया साइन 90, साइन 90 हो गया 1, साइन 90 हो गया 1। तो ये समझ आया, मैक्सिमम वैल्यू पाई से पहले आती है। तो देखना जरा, ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने पाई से पहले दिखाई है ना, ये कहां पे आती है? π/2 प्लस 5, π/2 प्लस 5। समझ में आया? समझ में आया बेटा यहां तक? अब ये जब यहां तक चल ही रहा है, आपने देख ही लिया है, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए
ये वाली लाइन मैंने बीटा की बना दी, ये वाली लाइन मैंने बीटा की बना दी। अब देखो जब तक डायोड ऑन है, डायोड यहां तक ऑन है, बीटा तक, जब तक डायोड ऑन है तब तक आउटपुट जो है ना सप्लाई का ग्राफ फॉलो करेगा, आउटपुट जो है सप्लाई का ग्राफ फॉलो करेगा। ये क्या है, ये देखें चाइनीज ब्रश क्या चीज है यार, उड़ी बाबा। थोड़ा ना मैं डार्क कलर से बनाता हूं एक चीज, चलो मैं ऐसे बनाता हूं। आउटपुट ऐसा आना चाहिए सप्लाई जैसा, लेकिन सप्लाई कहां तक फॉलो करेगा सप्लाई को भाई, सप्लाई को वहां तक फॉलो करेगा जहां तक डायोड बंद नहीं हो जाता, बीटा तक। बीटा के बाद V0 0, फिर सारी कहानी दोहराई जाएगी, फिर सारी की सारी कहानी दोहराई जाएगी। ये समझ आया V0 का ग्राफ, ये V0 का ग्राफ समझ आया, जल्दी बताओ। V0 का ग्राफ क्लियर हुआ। मैंने V0 में ना पहले पूरा का पूरा सप्लाई बना दिया। अब मैंने बोला लेकिन ये ग्राफ कहां तक एग्जिस्ट करेगा, बीटा तक, जहां तक डायोड चालू है, जहां तक डायोड चालू है। समझ गए? ये समझ आया कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सप्लाई को फॉलो करते जा रहे हैं, हम सप्लाई को फॉलो करते जा रहे हैं जब तक करंट जीरो ना आ जाए। अब जब तक डायोड बंद है, जब तक डायोड बंद है तब तक, सॉरी ऑन है, जब तक तो वोल्टेज जीरो है, जब तक डायोड ऑन है वोल्टेज जीरो है। अब डायोड जब बंद होता है ना तो ये भी सप्लाई वोल्टेज को ही फॉलो करता है, ये भी सप्लाई वोल्टेज को ही फॉलो करता है, लेकिन ये करेगा बीटा से। देखो मैंने सप्लाई को डॉटेड में बना लिया, ये करेगा बीटा से इसको फॉलो। कहां से करेगा? बीटा से, बीटा से 2 पाई तक, फिर ऑन हो जाएगा, फिर जीरो। ये ऑन है, यहां पे डायोड, यहां पे ऑन है। अब मुझे बताओ यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? आउटपुट वोल्टेज फिर से बोलो सर। बेटा आउटपुट में मैंने क्या बोला, देखो अभी लिखवाया, जब डायोड ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, उस सिनेरियो के अंदर आउटपुट वोल्टेज विल बी सेम एज द सप्लाई। अब डायोड ऑन बीटा तक है तो देखो मैंने सप्लाई वाला ग्राफ डॉटेड में बना लिया, फिर मैंने उसे बीटा तक ट्रेस कर दिया, मैंने उसे बीटा तक फॉलो किया क्योंकि बीटा तक डायोड ऑन था, और जब डायोड बंद हो गया तो आउटपुट वोल्टेज जीरो आनी चाहिए, तो यहां पे V0 इज जीरो, बीटा के बाद यहां पे V0 इज सेम एज सप्लाई। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, क्लियर हुआ भाई यहां तक? अब एक चीज समझें, अगर यहां पे एक्सटेंशन एंगल तो हमें समझ आ रहा है बीटा है, और मैंने आपको यह भी बता दिया ये निकालना मजाक नहीं है, ये न्यूमेरिकली कंप्यूट होता है, ये कंप्यूट होता है न्यूमेरिकली। फिर होता है कंडक्शन एंगल, गामा, विच इज सेम एज बीटा, गामा इज सेम एज बीटा। कंडक्शन एंगल हमारा आता है गामा, जो कि बीटा के बराबर आएगा। क्यों आएगा सर? ऐसे सोच लो बेटा मेरे बच्चों, मेरे लाल पीलो, बीटा आएगा, ठीक है, जीरो से शुरू होके बीटा तक चला, खत्म। कंडक्शन एंगल क्या है ना, अंत और शुरुआत का बीच का गैप है, शुरुआत कहां से हुई और अंत कहां पे हुआ, इसका डिफरेंस है कंडक्शन एंगल, जहां खत्म हुआ वो है एक्सटिंक्शन एंगल। अब पीक इनवर्स वोल्टेज बता दो सर। वीएम है सर, वीएम नहीं है, PIV VM है।
ठीक है, चलो जी। अब मैं ना आपको यहां पे थोड़ा सा पावर फ्लो समझाता हूं। जैसा मैंने बोला, काफी मैंने इस बार यही सोचा है आप लोगों को बेसिक से कराऊंगा। रेक्टिफायर में टाइम लगेगा, लेकिन चीजें बहुत गजब तरीके से समझने वाले हो। दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट एवर कोर्स ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो, पावर फ्लो की अगर बात करें यार, लोड की बाय डिफॉल्ट नेचर होती है पावर लेना। ठीक है, क्या होता है मतलब, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं पावर generally flows from source to load। ठीक है, therefore अगर P नॉट V नॉट I नॉट पॉजिटिव हुआ तो पावर जाएगी सोर्स से लोड की तरफ, और अगर P नॉट V नॉट I नॉट नेगेटिव हुआ। अब देखो मेरे भाई, मैं ना यहां पे आपको 3 रीजन्स में डिवाइड करके दिखाता हूं। ठीक है, 3 रीजन्स में डिवाइड करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं आप बात करो 0 से लेके π/2 + φ तक, जहां तक कि करंट इंक्रीज कर रहा है। बेटा येस्टरडे विल बी योर क्लास, ये दोनों चीजें कैसे साथ में हो सकती है अंकित? येस्टरडे भी और विल बी, पास्ट और फ्यूचर एक साथ लेके चल रहे हो। तो केस 1, 0 से लेके π/2 + φ। ध्यान से सुनते चलना, इस दौरान V नॉट तो पॉजिटिव है, I नॉट भी पॉजिटिव है। ठीक है, V नॉट तो पॉजिटिव है, I नॉट भी पॉजिटिव है। देखो जरा, V नॉट पॉजिटिव, I नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। और दूसरी बात, I नॉट इज इंक्रीजिंग, करंट बढ़ रहा है ना, इसका मतलब है सोर्स डिलीवर्स पावर टू लोड एंड इंडक्टर चार्जेस, इंडक्टर चार्जेस L चार्ज होगा। ठीक है, L आपका चार्ज होगा। ये बात क्लियर हुआ? अब बेटा आगे बढ़ता हूं, केस 2 पे चलता हूं। ये मैं बात करता हूं π/2 + φ से पाई तक की। अब π/2 + φ में क्या है? π/2 + φ के बाद पाई तक, यहां तक देखो, करंट तो पॉजिटिव ही है बेटा, वोल्टेज भी पॉजिटिव है। वोल्टेज और करंट पॉजिटिव है अगर V नॉट पॉजिटिव, I नॉट पॉजिटिव, तो इसका मतलब पावर इज पॉजिटिव। इसका मतलब सोर्स डिलीवर्स पावर, सोर्स डिलीवर्स पावर। विनय एक चीज बताओ बेटा, रेजिस्टिव लोड में भी पावर फैक्टर 1 से छोटा आया था। इन रेजिस्टिव लोड ऑल्सो पावर फैक्टर वॉज लेस देन 1, so it is quite clear na, reactive power is there। see, so simple, reactive power will be there in a rectifier due to harmonics, है ना? why are you spamming the chat? लेकिन but I नॉट is reducing, अगर बेटा करंट घट रहा है तो therefore इंडक्टर डिस्चार्जेस। अब भैया ये हो गई समस्या, एक तरफ तो मैंने बोला सोर्स से पावर आ रही है, एक तरफ मैं कह रहा हूं इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है बोथ सोर्स एंड इंडक्टर, सोर्स भी पावर दे रहा है, इंडक्टर भी पावर दे रहा है, डिलीवर पावर टू रेजिस्टेंस। सोर्स और इंडक्टर दोनों ही
रेजिस्टेंस को पावर देते हैं। ठीक, केस थ्री लो बेटा, पाई से लेके बीटा तक। पाई से बीटा तक अगर देखो वी नॉट नेगेटिव है, आई नॉट पॉजिटिव है, तो पावर जो आएगी वी नॉट आई नॉट नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब है लोड से सोर्स की तरफ पावर जा रही है। अब भाई रेजिस्टेंस तो पावर दे नहीं सकता, ऑब्वियसली इंडक्टर ही देगा, इंडक्टर ही देगा। तो इंडक्टर डिलीवर्स पावर, इंडक्टर डिलीवर्स पावर टू सोर्स एंड रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, पहले क्या हो रहा था, सोर्स और इंडक्टर दोनों रेजिस्टेंस को दे रहे थे, अब इंडक्टर दे रहा है सोर्स और रेजिस्टेंस दोनों को। यह समझ आया पूरा का पूरा पावर फ्लो? ठीक है, पूरा का पूरा पावर फ्लो समझ आया? शिवा का क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं। शिवा बेटा ये तो इस बात पे डिपेंड करता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, उनके प्रीवियस ईयर पेपर देख के मालूम चल जाएगा। अब ये छोटी सी बात बताओ बेटा, ये मैं कैसे बताऊंगा, ना तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ना मैंने उसका एग्जाम दिया। सोचने वाली बात है, कुछ चीजें तो खुद से किया करो बेटा, इतना डिपेंडेंट क्यों हो जाते हो। चलो यहां तक हमें क्लियर हो गया। आप पैरामीटर भी निकाल लेते हैं यार, बहुत देर हो गई। अब मैं चौथे पैरामीटर पे आता हूं, एवरेज वी नॉट। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां भी ग्राफ का पीरियड तो 2 पाई है। कितना है? 2 पाई है। बट ग्राफ जो चल रहा है ना वो 0 से बीटा तक चल रहा है। साइन वाला जो ग्राफ है वो पाई पे नहीं रुका था, वो कहां जाके रुका? बीटा तक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ एवरेज वी नॉट। अब इसके बाद आरएमएस वी नॉट। अब यहां पे क्या होगा? यहां ना वोल्टेज के स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो, अगर अभी से आरएमएस निकालना सीख जाओगे ना, अगर अभी से आरएमएस निकालना सीख जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो स्टेप समझते चलना। पहले ना साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब जो आप नीचे 2 लिखते वो बन गया 4 पाई। जो नीचे 2 लिखते वो बन गया 4 पाई। ठीक है, बेटा चिंता ना करो, मेरे लेक्चर्स में ना तुम्हारी ग्रामर भी सुधर जाएगी। बस यही कोशिश किया करो, चैट में लिखते रहा करो, मैं गलती बताता रहूंगा। ठीक है, और तुम्हारी ग्रामर सुधरती रहेगी। अब भाई देखो, मैंने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखा। 2 जो है 2 पाई का 4 पाई हो गया। जल्दी जल्दी समझना, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझानी है। फिर वीएम आ गया बाहर। 1 का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे, 1 का इंटीग्रेशन बीटा कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। इसमें लिमिट पड़ेगी 0 से बीटा। साइन 0 पे तो 0 ही आएगा। लो लाला जी, हो गया आरएमएस ये है। तो अगर आप साइन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन फास्ट करने लग जाओ ना, तो आपके लिए आरएमएस निकालना तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अब अगली बात, एवरेज आउटपुट करंट। अब मेरी बात सुनना,
बहुत अच्छे से। फॉर एवरेज, ध्यान से सुन लो भाई, और डीसी कंपोनेंट, एवरेज या डीसी के लिए इंडक्टर हमेशा शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि डीसी का मतलब ओमेगा 0, जिसका मतलब ओमेगा एल 0। तो इसीलिए जब इंडक्टर को शॉर्ट की तरह ट्रीट करोगे तो डीसी करंट इज डीसी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखी जाए। ये मैं अभी लिखवाऊंगा, अभी चिंता ना करो। ये बात अगर याद रखोगे ना कि एवरेज के लिए इंडक्टर को शॉर्ट मान लिया जाता है। ठीक है, एवरेज के लिए इंडक्टर को शॉर्ट मान लिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसके आगे, और भाई तुम लोग काहे के लिए बुली करते हो किसी बच्चे को? हैं, उसने गलती कर दी, मैंने बता दिया, तुम लोग काहे के लिए बीच में पढ़ रहे हो? एवरेज आई नॉट आ गया। अब आरएमएस आई नॉट, वो लड़का बहुत मेहनती है, मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, सीखने दो। ठीक है, किसी का मजाक नहीं उड़ाओ, क्योंकि जिस दिन रैंक ले गया ना उस दिन तुम लोगों की मजाक उड़ाएगा। चलो अब आगे देखो। अब आरएमएस आई नॉट के साथ ऐसा मत कर देना बच्चों, ऐसा मत कर देना। क्यों? देखो समझना, समझना क्या? इन आरएमएस करंट हार्मोनिक्स also exist. Harmonics also exist. So L will be present as an omega naught L. Therefore, we cannot ignore inductance, and hence we cannot compute I नॉट RMS। ठीक है, तो यहां पे ना आपसे कोई I नॉट RMS नहीं निकलवाएगा। ठीक है, यहां पे आपसे कोई I नॉट RMS नहीं पूछने वाला, सिंस I नॉट RMS कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, cannot be directly determined। तो यहां पे अदर पैरामीटर्स भी नहीं पूछे जाते। ईटा, TUF, IPF आर ऑल्सो नॉट आस्क्ड। ठीक है, ये सब भी नहीं पूछा जाएगा। फिर आपको बस ना यहां एवरेज करंट का पता होना चाहिए, और कुछ नहीं पूछेंगे। मैंने बताया ना, ये सारे पैरामीटर कहां पूछते हैं? ये पूछते हैं आपसे रेजिस्टिव लोड के अंदर। अब देखो भाई, यहां पे क्या होता है बेटा, क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो मैं एक एक लोड के बारे में आपको समझाता चल रहा हूं, है ना, एक एक लोड के बारे में। फर्स्ट, ड्यू टू इंडक्टर बीटा इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, दूसरा, फॉर एवरेज करंट L is short, I naught average is V naught average by R। ठीक है, बीटा कैन बी डिटरमाइंड by numerical methods।
बीटा कैन बी डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल मेथड्स, और इसके अलावा I नॉट आर एम एस इज नॉट इक्वल टू वी नॉट आर एम एस बाय आर। इसमें से अगर मैं कहूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, एक ये और एक ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको आगे एग्जाम के अंदर बहुत मदद करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ मुझे, आरएल लोड भी समझ आया बढ़िया से? मतलब इससे ज्यादा डिटेल में तो यार इसको क्या पढ़ोगे, पावर फ्लो, वेव फॉर्म, एसी ट्रांजिएंट, पूरा का पूरा डेरिवेशन करंट का, डायोड की ऑन ऑफ कंडीशन, सब मैंने आपको बता दिया। करेक्ट? इससे ज्यादा डिटेल के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, इवन किसी किताब के अंदर भी इतना डिटेल्ड एनालिसिस। समझ आया ना? और अंत में निष्कर्ष में क्या पता होना चाहिए, बस ये 2 पॉइंट। तो आगे जाते हुए ना मैं ये 2 पॉइंट अब डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट करूंगा। मैं आपसे पूछूंगा भाई इंडक्टर लगाने से क्या हुआ, आप बोलोगे सर एक्सटिंक्शन एंगल बढ़ गया। आप सीधे बोलोगे सर एक्सटिंक्शन एंगल बढ़ गया, बस इतना होना चाहिए। समझ गए? चलो, तो फिर आगे के लोड ना कल करेंगे। आरएल लोड, फ्री व्हीलिंग डायोड, ये सब कल कराऊंगा। ठीक है, आरई लोड वगैरह कल, ये अनकंट्रोल्ड वाला केस निपटा दूंगा। तो कल ही कराऊंगा ये क्वेश्चन भी ना। चलो, अब देखो यार, मेरी स्पेशल क्लासेस का ये सिंगल अड्डा है, यहां पे जाना। अपकमिंग में आपको मेरी आगे आने वाली क्लासेस डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, अदर देन दिस बेटा आपकी 4 जुलाई को कॉम्बैट होने वाली है, तो कॉम्बैट में सभी लोग अपीयर करेंगे, जिसके अंदर अगर अच्छा करोगे तो यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप। तो बेटा मैंने बताया तो था, कनोडिया खरीद लो, कनोडिया के अंदर सारे सब्जेक्टों के सवाल हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है यार प्लस पे, जिसमें सिद्धार्थ सर नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं एट 7 AM, और मैं आप लोगों के लिए मशीन का कोर्स ला रहा हूं प्लस पे, जहां पे 160 आवर से ज्यादा का कंटेंट होगा, डेली असाइनमेंट कराया जाएगा, हर संडे टेस्ट होगा और डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ठीक है, अरे अभी तो बताया बेटा कि कनोडिया खरीद लो प्रैक्टिस के लिए। अब यहां पे बेटा प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन का, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, और इसमें डिजिटल नोट्स भी आ रहे हैं जो आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। वैष्णवी बेटा, ये जो मैं रेक्टिफायर है ये इसी पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेवफॉर्म ज्यादा अच्छे समझ आती है डार्क स्क्रीन पे, व्हाइट पे वेवफॉर्म उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। ठीक है बेटा, वेवफॉर्म के बिना अगर तुम करने की कोशिश करोगे ना फिरोज, तो लास्ट में रोगे। गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना वेवफॉर्म को स्किप करने की। समझो वेवफॉर्म को, अगर अभी से सोचोगे ना वेवफॉर्म से आगे बढ़ जाए, वेवफॉर्म छोड़ दें, फिर लास्ट में ये मत कहना सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बन नहीं रहा, अब क्या करें। अब यहां पे देखो बेटा, अंकित ईएससी 1 ईयर 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाओ ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे, आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। बेटा ये अपने सीनियर से पूछो ना शिवा, मुझे कैसे पता बेटा तुम्हारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। बेटा आज मेरे को ना 3 और कॉन्फ़िगरेशन कराने थे रितिका, जिन पे बेस मेरे पास क्वेश्चन थे आज, लेकिन 2 ही हो पाए, इसलिए कल कराऊंगा क्वेश्चन। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। और ये मेरा बेटा अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे फॉलो कर लेना। आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अदर देन दैट बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको सभी लेक्चर का पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर 200K सब्सक्राइबर्स। इस फेस्टिवल के अंदर हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। 200K सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन इस फ्राइडे को होने वाला है। ठीक है, तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ और कमेंट जरूर किया करो लेक्चर के बाद कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।